इस्लामिक गोल्डन एज एपिसोड नंबर 4। दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज में बैठकर उड़ान किसने भरी थी? यकीनन आप यही कहेंगे कि इस दुनिया में सबसे पहली हवाई उड़ान 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स नाम के दो अमेरिकी भाइयों ने अपने ही बनाए मोटर ऑपरेटेड एरोप्लेन में किल डेविल नाम की घाटी में भरी थी, जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी उड़ान थी। एक लिहाज से ये बात सच है कि अपने ही बनाए मोटर ऑपरेटेड एरोप्लेन से, यानी वो एरोप्लेन जो ईंधन से चलता था, उस पर उड़ान भरने वाले पहले शख्स राइट ब्रदर्स ही थे। लेकिन इंसानों के इतिहास में हवा में उड़ान भरने वाले पहले शख्स राइट ब्रदर्स हरगिज नहीं थे। अब भला इसका क्या मतलब है? और अगर इंसानी तारीख में पहली हवाई उड़ान भरने वाले राइट ब्रदर्स नहीं थे, तो फिर कौन था? क्या वो शख्स एक मुसलमान था या फिर कोई और? आइए जानते हैं। आज से तकरीबन 1100 साल पहले एक शहर में ये ऐलान कर दिया गया कि शहर के सारे लोग रस्साफा नाम की ऊंची पहाड़ी के पास इकट्ठा हो जाए, क्योंकि उस पहाड़ी पर एक ऐसा नाटक या करतब दिखाया जाना था जिसके बारे में अभी तक लोगों ने सिर्फ ख्वाबो ख्याली में ही सोचा था। शहर के बहुत से लोग इस ऐलान पर और इस करतब पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन ये सुनकर कि बादशाह खुद और उनके बहुत से साथी भी वहां पर मौजूद होंगे, इसी वजह से उन लोगों के पास इस ऐलान पर यकीन करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। दरअसल ऐलान के हिसाब से खबर ये थी कि एक शख्स रस्साफा की ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाकर हवा में उड़ने का करतब दिखलाएगा। ऐसा करतब या नजारा उस वक्त से पहले कभी देखा या सुना ही नहीं गया था। तय किए गए वक्त पर बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जब बादशाह ने इशारा करके करतब शुरू करने की इजाजत दी, तो 65 ईयर यानी 65 साल की उम्र के एक बूढ़े शख्स ने, जो बादशाह के इसे इशारे का इंतजार करके रस्साफा पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़े हुए थे, उन्होंने लोगों के हुजूम की तरफ देखा, फिर आसमान की चारों तरफ एक गहरी नजर दौड़ाई। कुछ देर तक सांस लेकर पहाड़ी पर रुके, फिर अचानक ही उन्होंने हवा में छलांग लगा दी। 65 बरस की उम्र में ऊंची पहाड़ी से हवा में छलांग लगाने वाले ये शख्स कौन थे? रस्साफा नाम की पहाड़ी कहाँ पर है? और ये पूरा वाकया किस शहर का और किस दौर का है? यही सब आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यूरोप में इस्लाम की आमद का आगाज 711 ईस्वी में हुआ था, जब तारिक बिन जियाद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में पहला इस्लामी लश्कर स्पेन पर हमलावर हुआ। अब भले ही 720 ईस्वी तक मुसलमान स्पेन और पोर्टुगल का ज़्यादातर हिस्सा जीत चुके थे, लेकिन बहुत साल गुजर जाने के बाद, यानी साल 756 ईस्वी में स्पेन के अंदलुस में मरकज़ी उम्मी खिलाफत के क़याम की वजह से इस्लामी हुकूमत को स्पेन का पूरा कंट्रोल हासिल हो गया। इसके साथ ही इस खित्ते में साइंस और आर्ट्स यानी विज्ञान और दूसरे उलूम व फुलूम में तरक्की का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसे न सिर्फ इस्लाम बल्कि यूरोप का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। और यूरोप में इस रोशन इल्मी इनकलाब का मरकज यानी केंद्र स्पेन का शहर कर्तबा था। मुसलमानों के सुनहरे दौर में बगदाद और कर्तबा दो ऐसे डेवलप या तरक्की याफ्ता शहर थे, जो मॉडर्न इल्मी तहकीक या रिसर्च, संस्कृति और हर विषय के अंदर पूरी दुनिया के लिए रोशनी के दो मीनार थे। अगर आज के दौर में इन शहरों का कंपैरिजन न्यूयॉर्क और लंदन से किया जाए तो कतई गलत नहीं होगा। साल 822 ईस्वी में जब खलीफा अब्दुल रहीम सानी ने तख्त संभाला, तो उन्होंने फौरन ही मशहूर इराकी मौसीकार और फनकार ज़रियाब के ज़िम्मे एक काम लगाया कि वो अलग अलग विषयों के माहिरीन और उलूम व फुलूम के फनकारों को कर्तबा शहर में इकट्ठा करे। इराक से आया ये ज़रियाब नाम का शख्स बहुत होशियार था। उसी की देखरेख और सरपरस्ती में जहां मौसीकी, शायरी और बहुत से विषयों के मरकज़ कायम हुए, वहीं उस शख्स ने विज्ञान या साइंस में तरक्की करवाने के लिए एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के भी बहुत से मरकज़ कायम किए। हुनर और टैलेंट की कद्र करने वाले इस माहौल में बेशुमार इंजीनियर्स और बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा हुए, और इन्हीं में से एक थे अब्बास इब्न फरनास, इस्लामी दुनिया के एक मशहूर इंजीनियर। ये अब्बास इब्न फरनास कौन थे? तो दोस्तों, इब्न फरनास 9वीं सदी ईस्वी में स्पेन के मशहूर मुसलमान पॉलीमेथ थे।
पॉलीमेथ का मतलब होता है एक ऐसा विद्वान जो विज्ञान या साइंस में एक से ज्यादा विषयों में महारत रखता हो। इब्ने फरनास साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या तबीब विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी यानी अवकाश शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी यानी तारों सितारों और ग्रहों का नॉलेज, मौसीकी, शायरी और एविएशन यानी हवाबाजी में कमाल की महारत रखते थे। मतलब कि इन सारे विषयों के एक्सपर्ट थे। इनका जन्म साल 810 ईस्वी में स्पेन के शहर रोंडा में हुआ था। इनके खानदान का ताल्लुक उत्तरी अफ्रीका के बर्बर कबीले से था जो हजरत तारिक बिन जियाद के साथ स्पेन चले आए थे। अब्बास इब्ने फरनास अपनी पढ़ाई और नॉलेज हासिल करने के लिए कुछ अरसा दारुल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम में भी रह चुके थे। वो हाउस ऑफ विजडम जो कि उस दौर के वैज्ञानिक, स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, तबीब या डॉक्टर्स, शायर, बड़े बड़े विद्वान और बहुत से फनकार और हुनरमंद लोगों का मरकज या केंद्र था। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी उस दौर की। इसी हाउस ऑफ विजडम नाम की लाइब्रेरी में इब्ने फरनास ने विज्ञान और आर्ट्स के अलग अलग विषयों में गहरा एजुकेशन और इल्म हासिल किया। भले ही अपनी इल्मी काबिलियत की वजह से इब्ने फरनास का नाम इर्द गिर्द में चौतरफ मशहूर हो चुका था, लेकिन और ज्यादा तरक्की और बेहतर रिसर्च के लिए आप अपने वतन स्पेन के कर्तबा में लौट आए, जहाँ पर उसी इराकी मौसीकार जरियाब की सरपरस्ती में अब्बास इब्ने फरनास को और भी बेहतर अंदाज से काम और तहकीक को रिसर्च करने का मौका मिला। बतौर एक वैज्ञानिक, फिलोसोफर या कह लीजिए एक मेंटर, एस्ट्रोनॉमर, शायर और मौसीकार के तौर पर आपकी शोहरत और नाम चारों तरफ फैल गया। यहाँ तक कि अब्बास इब्ने फरनास को हकीमुल अंदलुस कहा जाने लगा, मतलब पूरे अंदलुस का डॉक्टर। आपने पूरे यूरोप की सिंध हिंद एस्ट्रोनॉमिकल टेबल से पहचान करवाई। सिंध हिंद एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल यानी अवकाश शास्त्र का एक चार्ट था जिसको एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड के माहिरीन सूरज, चांद, जमीन, तारों सितारों और ग्रहों की कक्षा जानने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये सिंध हिंद टेबल कई सदियों तक यूरोप के बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर या तालीमी इदारों के अंदर कोर्स का एक हिस्सा बनकर रहे। अब्बास इब्ने फरनास वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी थे। उन्होंने साइंटिफिक रूल्स को इस्तेमाल करके बहुत सी अनोखी मशीन्स और सनदी एतबार से फायदेमंद प्रोसेस और कवानीन की खोज की। यूरोप की पहली फिजिकल एस्ट्रोलॉग इब्ने फरनास ने ही खोजी थी। रेत और क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके बहुत से तजुर्बात और रिसर्च का हिस्सा बनकर रहे, जिसकी मदद से आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी आर पार देखा जा सके ऐसा शीशा बनाने का तरीका खोज निकाला। ये आज भी अंदलुसियन ग्लास के नाम से ही जाना जाता है। इन क्रिस्टल्स ही पर रिसर्च की वजह से आपने ऐसे ग्लास और शीशे तैयार किए जिनको रिसर्च और पढ़ाई लिखाई के लिए बतौर अहमियत इस्तेमाल किया जाता था। ये अब्बास इब्ने फरनास ही थे जिन्होंने यूरोप को क्रिस्टल काटने और तराशने का तरीका भी सिखलाया। इससे पहले ये हुनर सिर्फ मिस्रियों के पास था और ऐसे मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए पूरे यूरोप से चीजें और क्रिस्टल को मिस्र तक भिजवाया जाता था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए अब्बास इब्ने फरनास ने पानी से चलने वाली घड़ी की खोज कर डाली जो दिन और रात के समय की ठीक ठीक और बराबर निशानदेही करती थी। इब्ने फरनास की एक और जबरदस्त खोज इनका बनाया हुआ प्राइमटेरियन था। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें मैकेनिकल और एस्ट्रोनॉमी के अनुभव या तस्वुरात को इस्तेमाल करके सूरज, चांद, सितारों और ग्रहों की कक्षा और हरकत को नकल किया गया था। इसके साथ साथ ऑडियो विजुअल इफेक्ट की मदद से बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के अमल को भी दिखाया जाता था। यानी एक तरह से ही अपनी नौवियत का एक 3D प्रोजेक्ट था। इन तमाम अनुभव और तजुर्बों से हटकर अब्बास इब्ने फरनास का एक कारनामा ऐसा भी है जो अपने आप ही में इनका मुकम्मल तारुफ भी है, उनकी पहचान है। वो क्या है तो सुनते जाइए। आप सब में से बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की खोज 20वीं सदी की शुरुआत में राइट ब्रदर्स नामी 2 अमेरिकी भाइयों ने की थी और ये दोनों ही मोटर ऑपरेटेड प्लेन की मदद से हवा में उड़ने वाले पहले इंसान भी थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंसानों के इतिहास में हवा में पहली बार उड़ने वाले इंसान राइट ब्रदर्स नहीं थे, बल्कि ये तो अब्बास इब्ने फरनास थे जिन्होंने हवा में उड़ने का कारनामा राइट ब्रदर्स से भी तकरीबन 1000 साल पहले अंजाम दे दिया था। अब राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान तो चंद सेकंड्स तक ही चल पाई थी,
जबकि इस तरफ अब्बास इब्ने फरनास कई मिनटों तक हवा में उड़ते रहे थे। राइट ब्रदर्स को एक आसानी ये भी हासिल थी कि उनके वक्त तक इंजन की खोज हो चुकी थी। सो उनके डिजाइन किए गए एरोप्लेन को उड़ने के लिए जितनी ताकत या पावर की जरूरत थी वो सारी ताकत बआसानी से इंजन से ही मिल गई। जबकि अब्बास इब्ने फरनास के पास ये सारी सहूलतें नहीं थी, यानी उनका कामकाज जाहिर है थोड़ा मुश्किल ही रहा होगा। इसलिए उनके बनाए गए एरोप्लेन या हवाई जहाज का डिजाइन पूरी तरह से हवा के बहाव और परिंदों की उड़ान भरने के तरीके पर ही मबनी था। इस तरह की खोज और बुनियाद पर आज से 1200 साल पहले किसी इंसान का हैवियर देन एयर यानी हवा से भारी मशीन कामयाबी से उड़ा लेना करीब करीब नाकाबिले यकीन और नामुमकिन सी बात है। मगर असल बात यह है कि इब्ने फरनास को आखिर हवा में उड़ने का ख्याल कैसे आया। सो दोस्तों, इंसानी इतिहास को खंगालने से ये बात पता चलती है कि हवा में उड़ने की चाहत और ख्वाब कोई नई चीज़ नहीं है। आज से कई हजार साल पहले जब इंसानी तहजीबें, संस्कृतियाँ और सभ्यता इस दुनिया में अभी सांस लेना सीख रही थी, उस वक्त के पौराणिक ग्रंथों में भी, जिनमें ग्रीक या यूनान, मिस्र, बाबल, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के पुराणों के अंदर भी ऐसी अलामतें और ऐसे सबूत मिलते हैं जिनमें उड़ते हुए इंसानों और उड़न तश्तरियों का जिक्र मिलता है। इसी सिलसिले में सबसे मशहूर कहानी अकारस की है, जो कि एक ग्रीक गॉड है। अकारस का ताल्लुक पौराणिक यूनान या ग्रीक के एक जजीरे या टापू से था। इसका बाप एक बेमिसाल कारीगर था। एक मौके पर जब वहाँ का हुक्मरान या बादशाह उनसे नाराज हो गया तो उसने अकारस और उसके बाप को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो अकारस के बाप ने उसे ऐसे पर बना कर दिए जिनकी मदद से वो हवा में उड़ सकता था। ये पर उसने लकड़ी के ऊपर औकाब के परों को मोम से जोड़कर बनाए थे। लेकिन उसने अपने बेटे को ये नसीहत और सीख भी दी थी कि वो बहुत ऊंची उड़ान ना भरे। जब उसका बेटा अकारस वो पर लगाकर हवा में उड़ने लगा तो हवा में उड़ने के नशे में ही अकारस अपने बाप की दी हुई नसीहत या सीख भूल गया और हवा के अंदर ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया। यहाँ तक कि सूरज की गर्मी से उसके परों की मोम जिससे पर एक दूसरे से चिपके हुए थे वो मोम ही पिघलने लगी और अकारस समंदर में गिरकर डूब गया। अंग्रेजी भाषा का एक मुहावरा फ्लाइंग टू क्लोज टू द सन इसी कहानी से निकला हुआ है। इसके अलावा भी एक गुमनाम कहानी है जिसका ताल्लुक हिंदू मैथोलॉजी से है, यानी हिंदू धर्म से है। किस्सा कुछ यूं है कि जब हिंदुओं के देवता राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता जी के साथ 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए जंगल में चले गए थे, तो उसी वनवास के दौरान जब राम और लक्ष्मण शिकार पर गए हुए थे तभी एक शख्स जिसका नाम रावण था वो राम की पत्नी सीता जी को अगवा करके अपने हवाई जहाज जिसका नाम पुष्पक था, इसी पुष्पक नाम के हवाई जहाज में बैठाकर सीता जी को लंका में ले जाकर कैद कर दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब रावण सीता जी को हवा में उड़ाकर ले जा रहा था तब एक और शख्स जो उड़ने की ताकत रखता था जिसका नाम जटायु था, वो हवा में उड़ता हुआ सीता जी को बचाने के लिए आया, लेकिन रावण ने उसे भी मार डाला। यानी हिंदू धर्म के एक ही वाक्य से दो हवाई उड़ान की बातें मिलती है। लेकिन अगर रावण के पास पुष्पक नाम का कोई हवाई जहाज था तो आखिर वो कहाँ चला गया? इसका जवाब हिंदू धर्म की किसी भी किताब में कहीं पर नहीं मिलता। लेकिन इन सारे वाक्यों से हटकर अगर हम हकीकी और असल दुनिया में किसी चीज़ को उड़ाने की बात करें जो कुदरती तौर पर उड़ने की ताकत ही नहीं रखती, तो इसकी सबसे पहली मिसाल चीन में मिलती है, जो 5वीं सदी ईस्वी में 2 चीनी फिलोसोफर जिनमें एक का नाम मोजी और दूसरे का लू बैन था, उन्होंने इस उड़ने के विषय पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए और आखिरकार हवा में उड़ने वाली पतंग खोज निकाली। खैर ये सब तो अब्बास इब्ने फरनास के दौर से पहले की बातें थी। सो दोस्तों, साल 852 में 852 AD में करतबा शहर में आर्मन फरमन नाम के एक बाजीगर ने ये दावा किया कि वो हवा में उड़ सकता है और इस उड़ने के मकसद को अंजाम देने के लिए वो करतबा शहर की एक मस्जिद के मीनार पर चढ़ गया। मस्जिद के ठीक नीचे लोगों का एक हुजूम उसको उड़ते देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। आर्मन फरमन ने लकड़ी के 2 परों जैसे टुकड़ों को रेशमी कपड़े और परिंदों के परों से लपेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो पंछियों परिंदों की तरह अपने परों को हिलाकर हवा में उड़ना चाहता है। लेकिन जब उसने मस्जिद के मीनार से छलांग लगाई तो वो बजाय हवा में उड़ने के ताड़ाम से सीधा नीचे आ गिरा। अभी उसकी खुशकिस्मती थी कि मीनार से गिरने के दौरान उसके लकड़ी के परों पर लपेटा हुआ कपड़ा खुल गया और कपड़े में हवा के दबाव के बढ़ने से उसके नीचे गिरने की रफ्तार कम हो गई,
जिससे उसकी जान बच गई और सिर्फ मामूली चोटें ही आई। आर्मन फरमन का वो रेशमी कपड़ा जिसने उसकी जान बचाई, वो दुनिया का पहला पैराशूट साबित हो चुका था। आर्मन फरमन के अजीबोगरीब करतब को देखने के लिए जो लोग नीचे खड़े थे, उनमें अब्बास इब्ने फरनास भी मौजूद थे। उनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 40 साल थी और वो अपने पढ़े लिखे और इल्मी कदकाठ की वजह से पूरे करतबा शहर में बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। अब आर्मन फरमन की उड़ने की नाकाम कोशिश ने अब्बास इब्ने फरनास के अंदर हवा में उड़ने की बेताब ख्वाहिश को पैदा कर दिया था। यानी अब अब्बास इब्ने फरनास भी हवा में उड़ने के ख्वाब देखने लगे। और वैसे भी वो एक माहिर पॉलीमेथ और एक माहिर इंजीनियर तो थे ही, यहाँ तक कि मैकेनिकल फोर्सेस के सारे रूल्स और अक्वामिल से बखूबी वाकिफ भी थे। सो अब उन्होंने खुद एक फ्लाइंग मशीन बनाने का इरादा कर लिया। अपने इस सपने को साकार करने के लिए इब्ने फरनास ने अपनी ज़िंदगी के अगले 23 साल इसी उड़ने वाली मशीन बनाने के रिसर्च में ही गुजार दिए। यही तहकीक और रिसर्च बाद में हवाबाजी या उड़ान भरने के मॉडर्न रिसर्च की चाबियां साबित हुई। उन्होंने न सिर्फ हवा के बहाव पर गौर से रिसर्च किया, बल्कि परिंदों के परों के साथ हवा में उड़ान के दौरान उनके परों की पोजीशन और उनके एंगल्स का भी अच्छे से मुतालिया किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने नताइज की मदद से अपनी बनाई गई सारी फ्लाइंग मशीन के स्ट्रक्चर की डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर करने में लगे रहे। आखिरकार जब एक ठोस डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने इसे एक अमली शक्ल देने के लिए, यानी वाकई में उड़ान भरने लायक बनाने के लिए बांस के टुकड़ों से एक फ्रेम तैयार किया। फिर इसको अपने बनाए डिज़ाइन के मुताबिक रेशमी कपड़े से ढांपा और अलग अलग परिंदों के प्रोसेस की आराइश की। यूं आखिरकार इब्ने फरनास की फ्लाइंग मशीन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। उनकी बनाई गई फ्लाइंग मशीन आज के दौर के मॉडर्न ग्लाइडर की तरह ही थी, लेकिन इसकी एक खास बात ये थी कि परिंदों के परों की तरह इसकी पोजीशन और इसके एंगल्स को कंट्रोल किया जा सकता था। जब ये फ्लाइंग मशीन बनकर तैयार हुई, उस वक्त अब्बास इब्ने फरनास की उम्र तकरीबन 65 साल हो चुकी थी। साल 875 ईस्वी में अपनी बनाई फ्लाइंग मशीन का अमली मुजाहिरा करने के लिए, यानी इस मशीन को बाकायदा हवा में उड़ाने के लिए आपने रस्साफा की पहाड़ी की ऊंचाई से कूदने का फैसला कर लिया। रस्साफा पहाड़ी को चुनने के पीछे खास वजह ये थी कि इस पहाड़ी के सामने हवाएं पहाड़ी से टकराकर नीचे से ऊपर की तरफ उठती थी, जिसकी वजह से पहाड़ी के ठीक ऊपर से गिरने वाली किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछाल या फ्लाइंग फोर्स मिलता था। उस दिन पूरा करतबा शहर उस जगह पर मौजूद था, यहाँ तक कि बादशाह और उनके साथी भी वहीं पर ही मौजूद थे। अब्बास इब्ने फरनास ने इन सबके सामने रस्साफा पहाड़ी से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे गिरने के बजाय वो तो हवा में उड़ने लगे, जिसको आज के दौर की मॉडर्न टेक्निकल भाषा में सस्टेन्ड फ्लाइट कहते हैं। ये इंसानी इतिहास का पहला मौका था जिसमें दुनिया ने किसी इंसान को पहली बार हवा की फिजाओं में उड़ते हुए देखा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के हिसाब से इब्ने फरनास ने तकरीबन हवा में 10 मिनट तक उड़ान भरी थी, मगर जब वो लैंडिंग के लिए नीचे उतरने लगे तो उतरते वक्त ही अपने बनाए फ्लाइंग मशीन में डिजाइन की किसी खामी की वजह से ठीक तरह से लैंड ना कर सके, यानी ठीक तरह से जमीन पर ना उतर पाए, जिसकी वजह से उनको कुछ चोटें आई, लेकिन वो किसी बड़े नुकसान से तो बचे ही रहे। हवा में रहने के दौरान और डिस्टेंस या फासले के एतबार से इब्ने फरनास की ये उड़ान राइट ब्रदर्स की उड़ान से कहीं ज़्यादा कामयाब और लंबी थी। अब्बास इब्ने फरनास इस वाक़ये के बाद, यानी उड़ान भरने के 12 साल तक और जिंदा रहे और अपने फ्लाइंग मशीन के डिज़ाइन को बेहतर बनाते रहे। इनके अपने अनुभव और तजुर्बों के हिसाब से इनकी बनाई गई फ्लाइंग मशीन में परों की दुम यानी पूंछ वाले हिस्से में कुछ कमी थी, जिसी की वजह से तो पहली बार उनकी लैंडिंग ठीक तरह से नहीं हो पाई थी। अब भले ही इनकी फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा इस फ्लाइंग मशीन पर उड़ान नहीं भरी। शायद ये उन्होंने अपनी बढ़ती हुई उम्र की वजह से न किया हो, या फिर हवा में उड़ने का जो कारनामा वो करना चाहते थे वो उसे पहले ही रस्साफा पहाड़ी से उड़कर कामयाबी से अंजाम दे चुके थे, और अब उनकी तहकीक और रिसर्च ने आने वाले वक्त में हवा में उड़ने की ख्वाहिश रखने वालों की राहों को और उनके रास्तों को खोलना था, आसान करना था। इससे जुड़ी और बातें हम नहीं जानते कि आखिर उन्होंने हवा में उड़ने के सिलसिले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया और उसे वहीं पर तर्क क्यों कर दिया। अब्बास इब्ने फरनास की वफात के बाद भी कुछ अरसे तक उनकी तहकीक और रिसर्च पर काम होता रहा, लेकिन फिर भी एक लंबे वक्त तक किसी इंसान का हवा में उड़ने का कोई कारनामा इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया।
इसके ठीक बाद 1007 ईस्वी में अल जौहरी नामी एक तुर्क उस्ताद ने भी फ्लाइंग मशीन बनाई, लेकिन वो उड़ने की नाकाम कोशिश के दौरान ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर 11वीं सदी के अंदर भी इंग्लैंड के एक शख्स एल्मर ऑफ मेलमसबेरी ने भी अब्बास इब्ने फरनासी की तरह फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश की। इंग्लैंड का एल्मर नाम का ये शख्स हवा में उड़ तो गया, लेकिन जब जमीन पर लैंड करने का वक्त आया तो वहां पर गड़बड़ी हो गई और उसकी दोनों टांगे चली गई। उड़ने की और हवाबाजी की इस कहानी का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि अब्बास इब्ने फरनास की हवाबाजी और उड़ान भरने की रिसर्च और तहकीक को सामने रखकर अगर इस पर और ज्यादा गौर से और अच्छे तरीके से काम जारी रखा जाता और उनकी बनाई गई फ्लाइंग मशीन को और भी बेहतर किया जाता तो शायद इंसान राइट ब्रदर से पहले ही हवा में उड़ने के सफर को आम होते हुए देख लेता। लेकिन अफसोस ऐसा मुमकिन ना हो सका। बहुत से इतिहासकार और माहिर विद्वानों का ये ख्याल है कि आरमन फरमन जिसने कर्तबा की मस्जिद के मीनार से छलांग लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद इब्ने फरनासी थे। आरमन फरमन उनके नाम का लातीनी भाषा का तर्जुमा था, ठीक वैसे ही जैसे इब्ने सीना को एविसीना कहा जाता है। लेकिन ये बात 100% या 100% सही नहीं हो सकती। हो सकता है ये आधा सच हो या फिर पूरा झूठी हो। इसके अलावा भी आज के मौजूदा दौर में इतिहास पर रिसर्च करने वाले मुहक्किकीन ने इब्ने फरनास पर सवाल उठाते हुए ये भी एतराज़ किया है कि भले ही अब्बास इब्ने फरनास एक हकीकी किरदार थे और बहुत से इजादात या खोजें उन्होंने की थी, मगर हवा में उड़ने वाले वाक़ये में हकीकत कम और अफसाना ज़्यादा है। लेकिन हाल ही के दौर में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के प्रोफेसर बेनार्ड ने इब्ने फरनास की फ्लाइंग मशीन की तस्दीक भी की है और उन्हें सच भी माना है। अब्बास इब्ने फरनास का इंतकाल 887 ईस्वी 887 एडी में तकरीबन 80 साल की उम्र में कर्तबा शहर में ही हुआ था और उनकी आखिरी आरामगाह भी कर्तबा शहर में ही मौजूद है। इब्ने फरनास के ग्रेट कंट्रीब्यूशन या रिसर्च की वजह से ही दुनिया में कई जगह उनके नाम से ही मंसूब है। बगदाद के एयरपोर्ट के ठीक बाहर भी अब्बास इब्ने फरनास का एक मुजस्मा यानी परो वाला स्टैच्यू आज भी मौजूद है। इसके अलावा स्पेन में कर्तबा शहर की एक नदी पर एक पुल इब्ने फरनास के नाम से ही बनाया गया है, जिसे इब्ने फरनास ब्रिज कहा जाता है। और यहीं पर बस नहीं बल्कि अल-बिरूनी की तरह ही चांद के एक हिस्से का नाम इब्ने फरनास के नाम पर भी रखा गया है, जिस हिस्से को इब्ने फरनास क्रेटर कहा जाता है। साल 2013 में दुनिया की मशहूर कंपनी रोल्स रॉयस ने अब्बास इब्ने फरनास को खिराज तकसीम पेश करने के लिए यानी उनकी याद में अपनी कंपनी की एक गाड़ी लॉन्च की, जिसका नाम रोल्स रॉयस कोस्ट फरनास मोटिव रखा गया था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के पहले उस शख्स की दास्तान जिसने सबसे लंबी और पहली हवाई उड़ान भरी। इस दास्तान के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वाकई में अब्बास इब्ने फरनासी वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली उड़ान भरी, या फिर वो राइट ब्रदर्स थे? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी दास्तान में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलामु अलैकुम।